Let's go. रिस्पेक्टेड मेंबर्स, मैं आप सभी का इस सदन में स्वागत करती हूँ तथा आज की आगामी कार्रवाई आरंभ की जाती है। कार्यसूची की पहली मत नवनिर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाई जाएगी। महासचिव महोदय जी। ये स्पीकर ने दीपिका परमार जी जो करनाल लोकसभा से निर्वाचित हुई है। आप शपथ लेंगे प्रतिज्ञा लेंगे? मैं शपथ लूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेंगे? मैं हिंदी भाषा में शपथ लूंगी। मैं दीपिका परमार जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। रश्मि शबरवाल जी जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से निर्वाचित हुई है। आप शपथ लेंगे प्रतिज्ञा लेंगे? किस भाषा में? इंग्लिश प्लीज। I, Rashmi Sabharwal, having been elected a member of the Youth Parliament, do swear in the name of God solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.
रिस्पेक्टेड मेंबर्स, यह मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको दुखद घटना के बारे में सूचित करूं। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंधु में 5 जवान शहीद हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तानी आतंकियों के कई ठिकाने नष्ट किए गए हैं। ये पूरे राष्ट्र के लिए अत्यंत पीड़ादायक बात है। मैं इन सभी के परिवारों के लिए गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। अध्यक्ष महोदया, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हमारे सैनिक देश में ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हमारे सैनिक देश की कठिन व विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके त्याग व बलिदान की वजह से ही हम देश में सुरक्षित रहते हैं। हमारे इन सैनिकों की असामयिक मृत्यु अत्यंत दुखदपूर्ण है। मैं इन सबके परिजनों के लिए अपनी संवेदनाएं प्रकट करती हूँ। अध्यक्ष महोदया जी, मैं आप तथा सदन के नेता द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में विपक्ष की ओर से अपने आप को सहयोजित करती हूँ। मैं यह समाचार सुनकर बेहद दुखी हूँ। हमारे देश के जवानों का बलिदान अतुलनीय है। वे हमारे कल को सुरक्षित रखने के लिए अपने आज का बलिदान करते हैं। ऐसे महान सैनिकों को खो देना हमारे राष्ट्र के लिए महान क्षति एवं दुखदायी है। इस दुखद घड़ी में मेरा शहीदों के परिजनों से आग्रह है कि वे अपने आप को अकेला न समझें, बल्कि पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। मैं शोक संतप्त परिवारों को संवेदनाएं भेजने में स्वयं को और अपने दल को सहयोजित करती हूँ। अब मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करें। महासचिव जी, सहानुभूति संदेश शोक संतप्त परिवारों को भेज दें। यस स्पीकर मैम। अब प्रधानमंत्री जी सदन में नए मंत्री का परिचय करवाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी। महोदया, मैं आपसे और सदन से नए मंत्रियों का परिचय करवाती हूँ। आप हैं कुमारी दीपिका परमार जी, खेल मंत्री। आप हैं कुमारी रश्मि सभरवाल, शिक्षा मंत्री। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। प्रश्न सूची में आज का एजेंडा बांट दिया जाए। प्रश्न संख्या 101 मिस कविता प्रमुख क्वेश्चन। अध्यक्ष महोदया, पहलगाम आतंकी हमला जो 22 अप्रैल 2025 को हुआ, वहां लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? आपके पास इतनी सारी वीआईपी कारें हैं, लेकिन उस व्यक्ति का क्या जो टैक्स देता है? वहां न कोई सैनिक था, न कोई मेडिकल टीम। अध्यक्ष महोदया, मैं सत्ता पक्ष से जानना चाहती हूँ कि इस आतंकी हमले के बाद सरकार ने सीमा पार आतंकवाद से लड़ने के लिए क्या कदम उठाए? मिस मन्नत पवार। अध्यक्ष महोदया, यह हमला देश की आत्माओं को गहरा आघात था। पहलगाम में जो हुआ वह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सुरक्षा में कमी थी कि जिस जगह पर हमला हुआ वह एक खुला मैदान था और वहां पर सुरक्षा बलों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। आम धारणा यह है कि आतंकी पर्यटकों को निशाना नहीं बनाते। अध्यक्ष महोदया, इस आतंकी घटना के बाद भारत सरकार ने अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सके। ऑपरेशन
ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया है। पर्यटक स्थलों की सुरक्षा को पुख्ता करने की हर संभव कोशिश की गई है। अध्यक्ष महोदया, मैं बताना चाहूंगी कि सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लिए हैं। सिंधु जल संधि 1960 को निलंबित कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर जो भारत पाक व्यापार का एक बड़ा रूट है, उसे बंद कर दिया गया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के उच्च आयोगों की कुल संख्या में कटौती करते हुए उनकी संख्या 55 से 30 कर दी है। यहाँ तक पाकिस्तान के कलाकार हुए क्रिकेटर्स सभी के सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर दिए गए हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को दिया जाने वाला शार्ट वीजा भी रद्द कर दिया गया है। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाया गया है ताकि 24/7 के आधार पर जानकारियां एकत्रित व साझा करने की क्षमता बढ़ सके। प्रश्न संख्या 102 मिस तमन्ना पवार जी। अध्यक्ष महोदया जी, मैं जानना चाहती हूँ कि सरकार के पास खाद्यान्न भंडारण क्षमता कम है, जिसको बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यह भी बताएं कि जिस अनाज को खुले में रखा गया है उसको सड़ाने से अच्छा लोगों में बांटना है, इसके लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। मिस प्रीति जी। अध्यक्ष महोदया, मैं बताना चाहूंगी कि सरकार ने भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार द्वारा नए भंडारण गृहों का निर्माण किया जा रहा है। यही नहीं, निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है। वहीं पर हमारी सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित योजना शुरू की है। वहीं पर हमारे सरकारी भंडारण गृहों में सरकारी अनाज रखा जा सकेगा। एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? तो अनाज को खुले में सड़ने दे, यह ठीक है, बांटना ठीक नहीं। अध्यक्ष महोदया, मैं बताना चाहूंगी कि सरकार ने इसकी रिपोर्ट मांगी है कि कितना अनाज सड़ने की स्थिति में है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार विचार करेगी। एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? रिपोर्ट 6 महीने में आएगी, तब तक अनाज मनुष्यों के खाने लायक नहीं रहेगा। महोदया, केवल 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। इस पर हम यथासंभव कार्यवाही करेंगे। मिस तमन्ना पवार जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सड़ा हुआ अनाज खाना यह लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है और भारतीय किसान जो खून पसीना बहाकर अनाज पैदा करता है, उसकी भावना और मेहनत का प्रश्न है। अतः अनाज को सड़ने से रोकने के लिए सरकार समुचित व्यवस्था करे। महोदया, हाल ही में आई अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान द्वारा जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 में 127 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत 105वें स्थान पर रहा है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। भूखमरी को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जवाब दें। मैं सदन को विश्वास दिलाती हूँ कि और अनाज को सड़ने नहीं दिया जाएगा। अतिशीघ्र इस पर कार्यवाही की जाएगी। भूखमरी के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि भूखमरी को दूर करने के लिए सरकार ने जल्द ही खाद्य सुरक्षा बिल लाया है, जिसका मसौदा तैयार किया जा चुका है। अब शून्यकाल आरंभ होता है। विपक्ष से मिस तमन्ना पवार जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा में रेप पार्टियां होने की बात सामने आई है। चिंता की बात यह है कि अब हरियाणा के बहुत से शहर इसकी जद में आने लगे हैं। जिस तरह नशेड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के 150 से भी अधिक छात्र छात्राओं को रेप पार्टियां करते समय पकड़ा गया, यह शिक्षण संस्थानों के पोल खोलने के लिए काफी है। भारी युवाओं के साथ ड्रग्स माफिया के हॉस्टलों में धरने से प्रवेश में घरों से रह रहे दूर छात्र छात्राओं को आसानी से इसका शिकार बनाया जा रहा है। कक्षाओं से बंक मारकर अफीम, गांजा, चरस, स्मोक, कोकीन से लेकर सिंथेटिक्स तक का सेवन करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, इन सब का सेवन करने वाले छात्र छात्राएं 18 साल से भी कम उम्र के हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेडिकल संचालन भी मोटे मुनाफे के लिए सरेआम इन दवाइयों को बेच रही है। अध्यक्ष महोदय, यह समस्या न केवल हरियाणा राज्य की है, बल्कि उत्तरी पंजाब,
अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि नशा माफिया से निपटने के लिए सरकार की क्या पॉलिसी है? क्या रेव पार्टियां करते समय पकड़े जाने पर शिक्षण संस्थानों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए? स्पीकर मैम, छात्रों में नशे की जलन की मुख्य वजह है बदलती हुई जीवन शैली, दोस्तों का साथ, परिवार का दबाव, इंटरनेट और पारिवारिक उपेक्षाएं। मनोचिकित्सकों के मुताबिक नशे की गिरफ्त में आया व्यक्ति खुद को दुनिया से अलग समझने लगता है। व्यक्तित्व में बदलाव के बाद वह धीरे धीरे अपराध की तरफ बढ़ता चला जाता है। स्पीकर मैम, इसके लिए हमारी सरकार नहीं बल्कि सबसे बड़ी जिम्मेदार है अभिभावकों की सोच, जो ये मान लेते हैं कि बच्चे को हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध करवाना, उन्हें पैसे देना ही पर्याप्त है। माता पिता को इस तथ्य को समझना होगा। स्पीकर मैम, हमारे देश में नशीले पदार्थों के खिलाफ पहले से ही सख्त कानून है। नशीली दवाइयों का अवैध धंधा करने पर मौत व उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी बनाया गया है। ड्रग्स माफिया से निपटने के लिए पंचकुला में 7 राज्यों का साझा सचिवालय भी बनाया गया है, जो कि सभी नशा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अगुवाई में कार्य करेगा। स्पीकर मैम, रही बात शिक्षण संस्थाओं की, तो ऐसी शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ अनुशासनात्मक रूप से कार्रवाई भी की जाएगी। स्पीकर मैम, ये ऐसी गंभीर समस्या है जिसे अकेले हमारी सरकार के कानून खत्म नहीं कर सकते। इसके लिए समाज को सहयोग के लिए आगे आना होगा। अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। मिस अनु चौहान, प्रपोजिशन। अध्यक्ष महोदय, मैं देश में बढ़ रहे किशोर अपराधों की संख्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। हाल ही में देश में बढ़ रहे अपराधों से जुड़े मामलों में 50% भूमिका किशोरों की होती है। ये आंकड़े मामले की गंभीरता को भी दर्शाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इन समस्या के समाधान हेतु क्या प्रयास किए गए हैं? महिला व बाल विकास मंत्री जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, देश में बढ़ रहे किशोर अपराधियों की संख्या एक गंभीर एवं चिंतनीय विषय है, लेकिन इन अपराधों पर रोक लगाने के लिए हमारे देश में पहले से ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लागू किया गया है। किशोर सुधार गृह भी है, लेकिन साधारण जनता इन कानूनों का कितना लाभ उठा पाती है? इसके कितना लाभ उठा पाती है? लेकिन इसके अतिरिक्त यदि सरकार इस दिशा में किसी को कठोर सजा देने का प्रावधान करती भी है, तो मानवीय अधिकारों के हनन का हवाला देकर रोड़े अटकाए जाते हैं और विपक्ष भी अपनी इन मुद्दों को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से पीछे नहीं हटता है। मैं विपक्ष के बारे में 2 लाइनें कहना चाहूंगी। हमको है उनसे वफा की उम्मीद, हमको है उनसे वफा की उम्मीद, जो जानते ही नहीं वफा क्या है, जो जानते ही नहीं वफा क्या है। मिस अनु चौहान जी। अध्यक्षा जी, जैसे कि आप भी जानती हैं, शायरी का अपना अदब होता है। शायरी का कभी उधार नहीं रखा जाता। मैं मंत्री जी का यह उधार चुकता करना चाहूंगी, एक नहीं 2-2 शेर पढ़कर। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूँ, मंत्री जी कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, मंत्री जी कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी यह है कि आप इससे बेवफाई कर रहे हैं। मंत्री जी, इसी बेवफाई को मुखातिब करते हुए मैं दूसरा शेर पढ़ रही हूँ। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। जिंदगी और मौत के 2 ही तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से सबसे पहले यह पूछना चाहती हूँ कि सरकार ने जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात कही है, उसमें अनेक खामियां हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहती हूँ कि ऐसे समाज विरोधियों को राजनीतिक रोटियां सेकने का माध्यम हम नहीं बल्कि सत्ता पक्ष बनाता है। विपक्ष मानवाधिकारों के हनन की बात नहीं करता बल्कि पैरवी भी करता है। अध्यक्ष महोदय, अपराधियों के द्वारा शिकार हुई लड़कियां क्या मानव नहीं है? सरकार को उनके मानवाधिकारों की कोई परवाह नहीं है।
अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि सरकार ने ज्वेंट जस्टिस एक्ट में बदलाव संबंधी करने हेतु दूसरा एक्ट क्यों नहीं लाना चाहती? महिला व बाल विकास मंत्री जवाब दें। अध्यक्ष महोदया जी, मैं माननीय मिस अनु चौहान के विचारों से सहमत हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे समाज के परिवेश में किशोर उम्र से पहले ही परिपक्व हो रहे हैं। हमारे समाज के परिवेश में किशोर उम्र से पहले ही परिपक्व हो रहे हैं। मोबाइल से इंटरनेट तक लेकर इतना नीला जहर फैल चुका है जो कि किशोरों के मन को भड़काता है, और हमारी सरकार ने इसे लेकर हमारी ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स को बंद कर दिया है जो कि किशोरों के लिए सही नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, जहाँ तक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात है, उसमें संशोधन करने हेतु बिल भी संसद में शीघ्र ही लाए जाने पर विचार किया जा रहा है। अब विपक्ष से चंचल जी विशेषाधिकार हनन मामला संसद के पटल पर रखेंगे। अध्यक्ष महोदया, आज सुबह जब मैं युवा सांसद के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रही थी तो पुलिस ने विजय चौक पर मेरी गाड़ी को रोक लिया, जबकि मेरी गाड़ी पर वीआईपी लेबल भी लगा हुआ था। मैंने उन्हें अपना पहचान पत्र भी दिखाया, फिर भी उन्होंने मुझे बेवजह पूरे 2 घंटे तक रोके रखा। यह एक सांसद को संविधान के द्वारा प्राप्त विशेष अधिकार के हनन का मामला बनता है। अध्यक्ष महोदया, दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार को कड़े निर्देश दिए जाएं। अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार की तरफ से खेद प्रकट करती हूँ और इनकी शिकायत को विशेषाधिकार हनन समिति को आगामी कार्यवाही के लिए भेज दी जाएगी। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। मैं इस मामले को विशेषाधिकार हनन समिति को सौंप दूंगी। मामले की छानबीन करने के बाद जो निर्णय होगा उससे आपको अवगत करवा दिया जाएगा। रिस्पेक्टेड मेंबर्स, आपको जानकारी देते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज हमारे सदन की शोभा बढ़ाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मिस्टर मार्को रूबियो हमारे सदन में पधारे हैं। मैं उनका यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उनके यहाँ आने से भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत होंगे। अब कार्य सदन प्रस्ताव आरंभ होता है। आगे की कार्यवाही में मिस तमन्ना पवार अपना प्रश्न पूछें। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन प्रस्ताव पेश करने के लिए सदन की अनुमति के लिए निवेदन करती हूँ। कृपया मुझे प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाए। परमिशन ग्रांटेड। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि देश में बढ़ रही मोमलिंचिंग की समस्या पर विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हिंसक भीड़ द्वारा मोमलिंचिंग के मामलों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। बिहार के सारण में 11 मई 2025 को पीट कर की गई एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। ऐसी हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए जा रहे। यदि कानून और व्यवस्था को नीचा दिखाने और सभ्य समाज को शर्मिंदा करने वाली ऐसी हिंसक घटनाओं पर सख्ती नहीं बरती गई तो यह हमारे देश की बदनामी का कारण ही बनेगा। इसलिए संसद के बाकी सारे विधायी कार्यों को छोड़कर इस मुद्दे पर चर्चा की जाए, क्योंकि यह आम जन लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। रक्षा जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि देश में मॉब लिंचिंग एक गंभीर मामला है, लेकिन भीड़ पर नियंत्रण करने से संबंधित कानून देश में पहले से ही विद्यमान है। सरकार केवल राज्यों को केंद्रीय निर्देश दे सकती है। बिहार सरकार को केंद्रीय निर्देश दे दिए गए हैं तथा बिहार सरकार को केंद्रीय निर्देश दे दिए गए हैं। बिहार सरकार ने सारण की घटना का संज्ञान लेते हुए कहा है कि इस सरकार ने अब विधि कार्य आरंभ किया जाता है। माननीय गृह मंत्री जी, नागरिकता पहचान पत्र विधेयक 2024 आप प्रस्तुत कर सकते हैं। अध्यक्षा जी, मैं प्रस्तावित विधेयक नागरिकता पहचान पत्र से संबंधित विधेयक का शीर्षक है नागरिकता पहचान पत्र विधेयक 2024। इस विधेयक का उद्देश्य है कि सभी नागरिकों के पास अपना
साथ ही ऐसे राज्यों में करोड़ों, विशेष रूप से करोड़ों विदेशी बांग्लादेशी यहाँ आकर बस गए हैं। स्थानीय भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर ये झूठे राशन कार्ड तक बनवा लेते हैं। अब जबकि भारत में आतंकवाद बढ़ रहा है, इसलिए विदेशी नागरिकों की पहचान करना और भी आवश्यक हो गया है। अध्यक्षा जी, मैं इस विधेयक की पुनर्स्थापना के लिए प्रस्ताव पेश करती हूँ। रिस्पेक्टिव मेंबर्स, माननीय गृह मंत्री जी ने नागरिकता पहचान पत्र विधेयक 2024 को सदन में प्रस्तुत किया है। अब प्रश्न यह उठता है कि माननीय गृह मंत्री जी को विधेयक को पुनर्स्थापित करने के लिए अनुमति दी जाए या नहीं। जो सदस्य इस विधेयक के पक्ष में है से यस। अब जो सदस्य इसके विपक्ष में है से नो। रिस्पेक्टिव मेंबर्स, हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है। गृह मंत्री जी, आप बिल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। अध्यक्षा जी, मैं नागरिकता पहचान पत्र 2024 को पुनर्स्थापित करती हूँ। माननीय सभासदों, प्रथम वाचन माननीय सभासदों, विधेयक का प्रथम वाचन पूर्ण होता है। अब द्वितीय वाचन आरंभ किया जाता है। गृह मंत्री जी प्लीज। अध्यक्षा जी, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि प्रस्तुत विधेयक की विभिन्न धाराओं पर विचार किया जाए। परमिशन ग्रांटेड। माननीय अध्यक्षा जी, इस बिल की प्रमुख धाराएं इस प्रकार हैं। धारा नंबर 1, शीर्षक व नाम। इस विधेयक को नागरिकता पहचान पत्र विधेयक 2024 का नाम दिया गया है। धारा नंबर 2, आवश्यकता क्यों देश में बसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना और देश की आंतरिक सुरक्षा को सुरक्षित करना विधेयक का प्रमुख लक्ष्य है। धारा नंबर 3, नागरिकता पहचान पत्र न होने की स्थिति में न्यूनतम 1 वर्ष की कैद का प्रावधान प्रस्तावित है। धारा नंबर 4, वह कानून नागरिकता पहचान पत्र होने वाले संपूर्ण खर्चे का वहन केंद्र सरकार करेगी। विपक्ष से कुमारी महिमा जी। अध्यक्षा जी, सरकार द्वारा नागरिकता पहचान पत्र विधेयक 2024 देर से लिया गया सही कदम है। कहते हैं देर आई दुरुस्त आई। चलो सरकार जागी तो सही, परंतु मुझे लगता है कि सरकार भारत में बसे हुए करोड़ों बांग्लादेशियों को नागरिकता प्रदान करना चाहती है। अध्यक्ष महोदय जी, गृह मंत्री जी ने भारत में अवैध रूप से बसने वाले केवल बांग्लादेशी नागरिकों का ही जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय जी, जबकि जम्मू कश्मीर में यह समस्या अत्यंत गंभीर है। विधेयक की विभिन्न धाराओं पर बहस के दौरान देखेंगे इसमें कहां संशोधन की आवश्यकता है। गृह राज्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे देश में विदेशी घुसपैठियों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। हमारे पड़ोसी देशों से लाखों की संख्या में लोग अवैध रूप से यहाँ आकर बस गए हैं। देश में जनसंख्या का बोझ पहले ही बहुत ज्यादा है। हम ये अनुमति नहीं दे सकते कि अवैध नागरिक यहाँ स्थायी रूप से बस जाए। दुनिया भर में आतंकवाद अपने पैर फैला चुका है। देश की सीमाओं को संभालना मुश्किल हो रहा है। हमें देश में शांति सुरक्षा बनानी है। बिजली, पानी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से हमारा देश जूझ रहा है। हमारा देश अवैध नागरिकों का बोझ और नहीं उठा सकता है। अतः हम इस बिल में विपक्ष का समर्थन चाहते हैं। विपक्ष से कुमारी साक्षी जी। अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि गृह राज्य मंत्री जी ने कहा है कि यह समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि यह समस्या किसकी देन है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह समस्या सिर्फ और सिर्फ सत्ता पार्टी की है। इस पार्टी ने अपने वोटों के लिए लाखों बांग्लादेशियों को हमारे देश में घुसने दिया। इस पार्टी ने लाखों बांग्लादेशियों को हमारे देश में घुसने दिया। इनके लिए ये देश जाए भाड़ में। इन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए। यह सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भूखे हैं। अन्य पड़ोसी देशों ने भारत में आतंकवाद को बढ़ा रखा है। ये सत्तावादी पाले उन्हें पनाह देते हैं और संसद पर हमला करने वाले या इन्हें जीवन दान देते हैं। लेकिन इनके लिए मेरी चुनौती है कि आतंकवादी घुसपैठियों को ज्वालामुखी में झोंक देंगे, कंस और दुर्योधन के सीने में भाले घोंप देंगे। साक्षी जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय कुमारी साक्षी तो लगता है बहक गई हैं, भटक गई हैं। सकारात्मक पहलुओं पर बातचीत करने की बजाय सरकार के विरुद्ध बेतुका प्रचार करने में लग गई हैं। हमारी सरकार धर्मनिरपेक्षता व लोकतांत्रिक
मेरी माननीय सदस्य व विपक्षी साथी राष्ट्रवाद के नाम पर देश को विखंडन की ओर ले जाना चाहती हैं, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वे इस बिल के बहाने सरकार पर प्रहार न करें, अपितु आने वाले विधेयक के गुण दोषों पर विचार करें। विपक्ष से भी समय बढ़ाना। अध्यक्षा जी, मैं मानती हूँ कि इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है। नागरिकता पहचान पत्र को सिद्ध करने के लिए हमारे पास राशन कार्ड, मतदाता सूचियां, स्थायी और अस्थायी संपत्ति कागजात मौजूद है। बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों में नागरिकता पहचान पत्र का कोई प्रावधान नहीं है। यह वैध नागरिकों को देश से बाहर निकालने की साजिश है। अध्यक्ष महोदया, इसलिए हम इस बिल का विरोध करते हैं। सत्ता पक्ष से कुमारी सबाना जी। अध्यक्षा जी, मुझे मेरी साथी पर तरस आ रहा है कि उन्हें इस विधेयक में साजिश की बुआती है। इस देश का यह वैधानिक अधिकार है कि वे अपने देश में रहे और अवैध नागरिकों की पहचान करें, और बात की वैध नागरिकों को प्रताड़ित करने की, तो जो नागरिक वैध हैं वो यहीं पर रहेंगे। मेरी विपक्षी को इसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। विपक्ष से मिस अनु चौहान। अध्यक्षा जी, नागरिकता पहचान पत्र विधेयक संघ की राष्ट्रवादिता एवं देश की असुरक्षित संस्कृति और कमजोर मानसिकता का परिचय है। हम भारतवासी वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं कि इस प्रकार से नागरिकों को बाहर निकालना हमारी तुच्छ सोच है। सत्ता पक्ष से कुमारी सुमैया जी। अध्यक्षा जी, मिस अनु चौहान का कहना सही है कि वे सब एक परिवार है, परंतु राष्ट्र एक भौगोलिक इकाई। हमें अपने राष्ट्र को सुरक्षित करना है, इसलिए यह बिल राष्ट्र के हित में है। विपक्ष से तमन्ना बवार जी। अध्यक्षा जी, मेरा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सांसदों से ये अनुरोध है कि वे दलगत राजनीति में न पड़े, वे व्यर्थ में न उलझे। मुझे नहीं लगता कि इस बिल में विरोध की कोई भी गुंजाइश बची है। विपक्ष से कुमारी शर्मिला जी। धन्यवाद अध्यक्षा जी। आजाद नागरिकों को देश से बाहर निकालना तो ठीक होगा, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी यह तय कर पाना कठिन होगा। मैं बिल की धारा नंबर 3, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि नागरिकता पहचान पत्र न होने के कारण नागरिक को 1 साल की कैद हो जाती है, मैं इसमें थोड़ा संशोधन चाहती हूँ, क्योंकि वैध नागरिकों को प्रताड़ित करने के लिए इसका दुरुपयोग होने की संभावना है। साथ ही मैं चाहूंगी कि अपनी नागरिकता को पहचान करवाने के लिए नागरिक के पास कम से कम 1 वर्ष की अवधि का समय होना चाहिए, और साथ ही मैं चाहूंगी कि बिल के दुरुपयोग को लेकर जो भी संदेह है, कृपया करके माननीय प्रधानमंत्री जी उस पर अपने विचार स्पष्ट करें। प्रधानमंत्री जी प्लीज। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि इस विधेयक का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। इस विधेयक में प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक के पास भारत की नागरिकता प्रमाण करने के लिए एक कानूनी दस्तावेज होना चाहिए। नागरिकता प्रमाण पहचान पत्र एक कानूनी दस्तावेज होगा, आदि के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा, तथा यह एक सर्वउद्देशीय कार्ड होगा जिसका उपयोग सेवा, पासपोर्ट तथा दूसरे राज्यों में निवास के लिए किया जा सकेगा। अतः मेरा राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि वे इस विधेयक का समर्थन करें। रिस्पेक्टिव मेंबर्स, इस विधेयक पर काफी लंबी चर्चा हो चुकी है। इस विधेयक से संबंधित सभी सदस्य स्पष्ट हो चुके हैं, अतः इस वाचन को यहीं पर विराम दिया जाता है। इसके तृतीय वाचन पर चर्चा कल सुबह 11:20 पर की जाएगी। माननीय सभासदों, नागरिकता पहचान पत्र विधेयक 2024 का तृतीय वाचन आरंभ किया जाता है। गृह मंत्री जी प्लीज। अध्यक्षा जी, विपक्ष की विधेयक से संबंधित 2 मांगें मान ली गई हैं। पहली, नागरिकता पहचान पत्र न होने की स्थिति में 1 वर्ष की कैद का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। दूसरी, नागरिकता प्रमाणित करने के लिए 1 वर्ष की कैद का समय समाप्त कर दिया गया है। बिल की अन्य धारा में कोई संशोधन नहीं किया गया। विपक्ष से कुमारी कनिष्का जी। अध्यक्षा जी, हमें खुशी
respected Speaker Ma'am, I will great pleasure that the present bill it will be passed in the support of all political parties. I congratulate the House on the passing of this bill. गृह मंत्री जी प्लीज। अध्यक्षा जी, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि बिल को पारित किया जाए। रिस्पेक्टेड मेंबर्स, नागरिकता पहचान पत्र विधेयक 2024 वोटिंग के लिए प्रस्तुत है। जो सभासदों बिल के लिए पक्ष में है कृपया अपना हाथ उठाकर सहमति दें। अब जो विपक्ष में है वो अपना हाथ उठाकर सहमति दें। हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है। अतः बिल को विपक्ष के मुकाबले पक्ष से पारित किया जाता है। धन्यवाद। आज संसद की कार्यवाही यहीं पर समाप्त होती है। Thank you.